करिए, ठीक है ना? फोटो में अच्छे से ही आ रहा है। नाचना जाने वरना फोटो खींचा नहीं था तो बताओ क्या उसको जूम करो दिखता है। अंदर चला गया भाई। ये भी समझ आया वो अभी तक नहीं आया इसको। हुआ क्या कुछ नहीं है तो क्या समझ आया मेरी कैसी है वो बोली क्या है सुन ही रही हूँ वो बोली क्या है उससे पूछ लो क्या बोली है पहले हंस लो नहीं तो बोल लो तुमको आ गए बड़े अच्छे मेरी बात नहीं ना समझोगी। चलो आगे एक चीज लगा आपको कहने अब 18 नहीं हो 18 क्रॉस कर गई हम लोग तो नहीं है मेरे इधर वो तो बहुत सारे वो इसके लिए था सर्विस के लिए कहाँ तक हो गया था? हम पढ़ते ही नहीं को मालूम मैं भी फिजिकल क्रॉस कर रहे हैं फिजिकल क्या कैपिटल मार्केट वो सब लगा हुआ है फिजिकल है फिजिकल सुनाई देता है हां फिजिकल रटा हुआ वही रहता है फिजिकल चट्टा बजाना हो गया शेयर मार्केट पर आ रहे थे ना सर शेयर मार्केट है कैपिटल लास्ट में सर शेयर मार्केट मॉनेटरी हो गया जो पढ़ाए उनको याद आ जाएगा। ध्यान दो। अगला था फेजिंग आउट सब्सिडी। फेजिंग आउट सब्सिडी ये भी एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का तरीका है। फेजिंग आउट मतलब फेजिंग आउट का मतलब होता है जो सब्सिडीज आपने अभी अलाउ कर रखी है कुछ चीजों पे कुछ प्रोडक्ट्स पे उन सब्सिडीज को आप खत्म कर दो। जस्ट लाइक गवर्नमेंट गैस पे सब्सिडी देती थी तो गैस का जो खर्चा था वो आधा गवर्नमेंट उठा रही थी आधा आपको दे रही आप पे कर रहे थे उसका बर्डन गवर्नमेंट पे जा रहा था तो गवर्नमेंट धीरे धीरे उन सब्सिडीज को खत्म कर दी। दैट इज कॉल्ड फेजिंग आउट सब्सिडी। फेजिंग इन सब्सिडी का मतलब जस्ट लाइक अभी एक मैंने एक एग्जांपल दिया था एक दिन कि गवर्नमेंट का फोकस है सोलर एनर्जी पे लोग जाए तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई अगर सोलर पैनल 2 लाख का लग रहा है तो 1 लाख हम दे रहे हैं। तो धीरे धीरे जब देखेगी गवर्नमेंट की मैक्सिमम लोगों ने सोलर पैनल लगा लिया तो धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करेगी उसकी सब्सिडी को बंद कर देगी। दैट इज कॉल्ड फेजिंग आउट सब्सिडी। सब्सिडीज पे जब कंट्रोल हो जाता है तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकती है। अदरवाइज जब सब्सिडी लगी रहेगी तो गवर्नमेंट का प्राइस रिस्ट्रिक्शन होगा कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इससे ज्यादा नहीं हो सकता तो फॉरेन कंट्री को इन्वेस्ट करने में थोड़ा तकलीफ होगा। देखो मान लो कोई कंपनी है जो फॉरेन में है वो इंडिया में प्रोडक्ट बेच रही है तो अगर उस प्रोडक्ट पे इंडिया में सब्सिडी है उस प्रोडक्ट पे इंडिया में अगर सब्सिडी है सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट पे कुछ छूट दे रही है। मान लो कोई एक कार है इलेक्ट्रिक कार इंडिया में नहीं बनती एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझना इलेक्ट्रिक कार जो इंडिया में नहीं बन रही गवर्नमेंट चाह रही है कि इलेक्ट्रिक कार इंडिया में बिके तो वो इलेक्ट्रिक कार मान लो कहाँ से आई यूएस से आई तो जब यूएस से आ रही है तो अगर उसकी कार की प्राइस है 50 लाख समझना 50 लाख और गवर्नमेंट ने बोला इसको हमको आप इंडिया में ला रहे हो इंडिया में इसकी प्राइस पड़ेगी मान लो 70 लाख तो गवर्नमेंट क्या कर दे बोले कि आप इसको 50 लाख में ही बेचो पब्लिक को जो 20 लाख रुपए है वो हम दे रहे हैं कंपनी को 70 लाख मिल रहा है लेकिन कंपनी इसी कार को अगर 1 CR में बेचना चाह रही है तो नहीं बेच पा रही क्यों क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने का प्लान किया ना तो अब गवर्नमेंट क्यों एक्स्ट्रा 30 लाख देगी। तो जब फेजिंग आउट सब्सिडी होती है यानी गवर्नमेंट ने देखा कि इंडिया में भी अब इलेक्ट्रिक कार बनने लगी इंडियन मार्केट में इंडियन वाले भी कार बेचना चालू कर दिए तो गवर्नमेंट धीरे से अपनी सब्सिडी को बंद कर देगी और उससे बोलेगी उस कंपनी से कि अब आप अपने रेट पे बेचो। क्यों अब ये इस बंदे को अपने आप प्राइस कम रखना पड़ेगा क्यों क्योंकि दूसरी भी तो कार मार्केट में है अभी तक मार्केट में नहीं थी तो हमारी गरज थी अब दूसरा कंपटीटर आ गया अब आप झेलो। तो ये होता है फेजिंग आउट सब्सिडी। सब्सिडी जो चल रही है उसको बंद कर देना
दूसरा देखो क्या लिखा है, डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है, डिसमेंटल करने का मतलब क्या होता है? उसको वापस ये डिसमेंटल वर्ड तुमने एक मूवी में सुना है, रोबोट। रोबो मूवी थी रजनीकांत की। तो रोबोट मूवी में लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट में जज जो है वो ऑर्डर देता है कि इस रोबोट को डिसमेंटल कर दो। डिसमेंटल करना मतलब उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स अलग अलग करके खत्म कर देना। सिंपल वर्डिंग बोले तो उसको डिसॉल्व कर देना है, खत्म करना। तो प्राइस क्या लिखा है, डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। जो हमने अभी प्राइस पे कैप लगा रखा है कि ये प्रोडक्ट इससे ज्यादा में नहीं बिकेगा। बहुत सारी सब इंडिया में मेडिसिन हैं जिनके प्राइसेस 5 रुपए 10 रुपए में 30 गोलियां मिल जाती है। रीजन, बहुत सारी ऐसी बुखार की दवाई, आप अभी पैरासीटामोल डोलो का लेने जाओगे तो सर्टेन प्राइस 100 रुपए 150 रुपए ना, पर आप अगर वही मेडिसिन पैरासीटामोल के नाम से मांगोगे, आप ब्रांड ना मांगो डोलो, आप पैरासीटामोल मांगो, आपको 5 रुपए में पूरा पत्ता मिलेगा 10 गोली का। क्यों? उस पैरासीटामोल बुखार की गोली है ना, उसको गवर्नमेंट ने किसमें रख रखा है, एसेंशियल मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स। उस पर क्या किया गया है, प्राइस कंट्रोल किया गया है। इसका प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकता। अब प्राइस कंट्रोल को डिसमेंटल कर देना या खत्म कर देना, यानी उस प्रोडक्ट का उस प्राइस कंपनी अपने हिसाब से रख सकती है। जैसे फूड आइटम है, दाल चावल गेहूं आटा, इस पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक प्राइस कैप लगा रखा है कि इससे ज्यादा रेट में नहीं हो सकता। लेकिन पैक्ड वाले में नहीं लगाया। जैसे आशीर्वाद आटा पे कोई कैप नहीं है, वो अपना आटा 25 रुपए में बेचे चाहे 50 रुपए में बेचे। लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट में आटा बिकेगा तो वो 30 रुपए से ऊपर नहीं बिकेगा। गवर्नमेंट का कैप है कि 25 से 30 के बीच में प्राइस होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्राइस कैपिंग। और जब इसको डिसमेंटल करना मतलब क्या होता है, जो प्राइस कैपिंग लगा रखी है उसको हटा दो, यानी कंपनी को फुल छूट है, जितना चाहे उसका प्राइस रखे। ये हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट। भेजा खा तो रहा हूँ, तो मुझे तो खाना है। पहले एक आदमी का पूरा हो जाए। गलत बात है सर। अगला नेक्स्ट पार्ट इज प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? कौन सा बात अपना चैप्टर है। अरे सर प्लानिंग क्या है? प्लान करना, प्लानिंग। सर जैसे आपने प्लान किया तो एरोप्लेन बनाएंगे, सर आपने प्लान किया एरोप्लेन बनाने का, सर एडवांस में सोचना कि हम क्या करें। अरे यार वो लगा एरोप्लेन ले लिए रखा हुआ है, जब किया मेरा इंग्लिश हो गया, मेरे को हिंदी में चाहिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अचीव द गोल इज नोन एज है ना। आप स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस डिजाइन करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्लानिंग। अब इसमें बुक में लिखा है, क्या लिखा है, मेक प्लान ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। लिखा है आप एक ऐसा प्लान बना रहे हो जो स्टेप बाय स्टेप आपके गोल को अचीव करे, उसको हम बोलेंगे प्लानिंग। पहला देखो, अगला आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स और या नेचर ऑफ प्लानिंग। एक अच्छी प्लानिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पहला क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी जो आपका प्लान होगा वो किस पर फोकस्ड होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो चीज आपको अचीव करनी है, आपका प्लान उसी की तरफ बढ़ना चाहिए। सेकेंड क्या है, बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। व्हाट इज फोरकास्टिंग? फॉरकास्टिंग फ्यूचर। आगे का देखकर आपको प्लान बनाना होगा। आप पहले से विजन देख लेते हो कि ये रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, चॉइस मेकिंग एक्टिविटी। आपके पास क्या होना चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए। अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी आपके पास होना चाहिए। एक अच्छे प्लान में प्लान बी हमेशा इन्वॉल्व होता है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना। उत्तराखंड में एक वो बन रहा था टनल, ठीक है ना, 200 मीटर का टनल बना रहे हो आप, मोर देन 4.5 किलोमीटर का।
लगभग 200 मीटर अंदर जाने के बाद 60 मीटर का जो टनल था, 60 फीट, वो नीचे गिर गया। हाँ सर। पूरा टनल खुद रहा है, इस कमरे से 3 गुना चौड़ा है, ठीक है ना। अब वो ऊपर से गिर गया मलबा लगभग 60 फीट, और उसमें 40 लोग दबे हुए। अब पहला प्लान क्या बना, ध्यान से समझना, प्लानिंग को लेकर समझा रहा हूँ। पहला प्लान बना भाई मलबा हटाओगे तो लोग बाहर आएंगे, लेकिन प्लान बी क्या था? प्लान बी ये था कि हम मलबा तो हटाएंगे, साथ में हम क्या करेंगे, एक लगभग 3 फीट का पाइप, जिसमें 3 फीट की हाइट हो, 1.5 से 3 फीट का, वो पूरा पाइप 60 फीट तक अंदर डालेंगे। ठीक, वो क्यों? उसके पीछे का रीजन कि भाई हम पूरा मलबा जितनी देर में हटाएंगे ना, उतनी देर में वो निपट जाएंगे। हाँ सर, उसमें ये भी था, उसमें खाना और पानी और ऑक्सीजन भेज दिए ना। तो पहले हमने छोटा पाइप डाला, जिसके थ्रू पतले पतले ऑक्सीजन के पाइप से और लिक्विड के फॉर्म में खाना जा सके, जूस टाइप का, वो किया। सेकंड फेज में क्या किया गया कि सेकंड, क्योंकि जो अब टनल गिरी, आगे की टनल खुदी हुई है, जो है वो सेफ है लोग, और उसमें जितनी ऑक्सीजन है वो 2 दिन या 3 दिन चल सकती है, उसके बाद वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो पहला एक बारी खोल किया जाए ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए, फूड सप्लाई हो जाए, फिर हम 3 फीट का टनल डालेंगे। धीरे मिट्टी हट रही है, पाइप अलग डल रहा है, प्लान ए प्लान बी दोनों फ्लॉप हो गए। देन व्हाट दे डू, प्लान सी पहले से चल रहा था कि यूएस के पास एक ऐसी मशीन है जो 12 से 13 घंटे में पूरा टनल दोबारा खोद देगी। वो मशीन भी आ गई, लेकिन तब तक, जब तक वो 24 घंटे में मशीन आएगी, तब तक हम कुछ तो करें, तब तक वो प्लान ए और प्लान बी पे काम कर रहे हैं। जैसे वो मशीन आई, प्लान ए और बी रिमूव किया, प्लान सी पे काम चालू किया। तो अच्छी प्लानिंग का हमेशा ये क्वालिटी रहेगा कि आपके पास डिफरेंट प्लान होने चाहिए। सर उनका क्या हुआ, बच गए? अभी नहीं, अभी भी चल रही है? अभी चल रहा है। चॉइस मेकिंग एक्टिविटी, यानी आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए, ये नहीं तो ये कर लो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिवर्सल एक्टिविटी। ये देखो चिकना, ये ऐसा पॉइंट है जो प्लानिंग हो, कंट्रोलिंग हो, स्टाफिंग हो, सब में चिपका दो। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, हर जगह इसको यूज किया जाता है, हर चीज में प्लानिंग होती है। छोटा सा बर्थडे भी करो तो प्लान करते जाने ही नहीं जाता। अगला मेंटल एक्टिविटी, ये कहाँ से होगा? भेजे से होगा ना, मेंटल एक्सरसाइज होगी। थर्ड बेसिक फंक्शन है, सबसे पहला काम ही प्लानिंग का होगा। इसके पहले केवल एक ही काम होता है, वो है ड्रीमिंग। पहले एक सपना देखता है कोई बंदा, फिर उसका प्लान बनता है, ठीक है ना। मुकेश अंबानी ने सपना देखा 6G लाना है, तो 6G का उसने सपना देखा, अब उस पर प्लानिंग हो रही होगी, उसका एग्जीक्यूशन होगा बाद में। सुबह हो गई, सपना कंटिन्यूअस एक्टिविटी, एक प्लान खत्म होता है, दूसरा प्लान स्टार्ट होता है। फिर प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? सिचुएशन के साथ चेंज, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाए, ऐसा नहीं हम तो यही करेंगे, मारो समय के हिसाब से आपको परिवर्तन करना होगा। नेक्स्ट इज प्लानिंग क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन। एक प्लानिंग सक्सेसफुल तभी होगी जब आपस में कोऑर्डिनेट करके लोग काम करें। अगर आप अपने में रहेंगे कि मैं ही सब कुछ, जैसे एक मैंने एक वीडियो देखा था। कितनी मूवी देखते हैं सर आप? बहुत देखते। पढ़ाई कब करते हैं? कॉलेज कब जाते हैं? सर कॉलेज कब जाते हैं? बुक कब छापते हैं? उसी मूवी देखते हैं, क्योंकि मूवी में देखता नहीं हूँ, सुनते हैं। क्या फायदा देखता वो तो वॉइस अच्छी है। हमको तो मैटर चाहिए अपने मतलब का। जब देखेंगे तो जैसे कुमार विश्वास ने एक बार बोला था, कुमार विश्वास बोला तुम्हारे विश्वास एक्चुअल में जो है कोई भी प्लानिंग, यानी कोई भी काम जब होता है, अगर उसको आपको रियल में सक्सेसफुल लेवल तक पहुंचाना है,
बोला भी। सस्पेंस में लाके छोड़ दिए। हाँ, उसने वर्डिंग ये कही थी, लिखा है क्या? याद आ जाता है ना, कंटेंट मैच करता है, दिमाग में करंट मैच करता है। उसने ये बोला था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई ये सोच लेता है कि मेरी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, सत्यानाश। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उस एम्प्लॉय का सब कुछ बिगड़ जाएगा। और अगर ऑनर भी ये सोच ले कि मेरी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो भी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर है और एम्प्लॉय और मालिक का अलग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यही उसमें बता रखा है कि कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है एम्प्लॉयज के बीच में भी और ऑनर और एम्प्लॉय के बीच में। कि मालिक अगर ये सोच लेता है कि मेरे वजह से सब है, तो भी गड़बड़ हो जाएगी बिजनेस में। और अगर कोई पुराना एम्प्लॉय है वो ये सोच ले, जैसे मान लो मैं कॉमर्स में वहां हूँ, मैं जब था तब कॉमर्स वहां खुला, तो मैं ये बोलूं कि मैंने वहां कॉमर्स खोला, ईगो आया, तुम्हारी क्या औकात थी कि तुम कॉमर्स खोल लोगे, यार तुम्हारा पैसा था, अब उधर तो अपने कॉलेज खोल लेते। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब मैं ये बोलूँ जब से कॉमर्स खोला तब से महीना संभाले हूँ, तो तुम्हारे चले जाने के बाद भी 25 लोग खड़े तो संभाल लेंगे, जरूरत नहीं। तो जो अगर ये ईगो आ गया कि मेरे दम पे ही चल रहा है, तो आपका नुकसान ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन। पर्सन से बढ़कर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका ये कहना है। तो कोऑर्डिनेशन से इसलिए लिंक हो रहा है कि मेरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ऑनर को। जब ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा तब डिपार्टमेंट प्रॉपर फंक्शन करेगा। प्लानिंग कंसीडर्स लिमिटिंग फैक्टर्स, मतलब प्लानिंग के थ्रू एक एडवांटेज ये होता है कि आप हर व्यक्ति के काम को लिमिट कर सकते हो कि तुम्हारा ये काम है, बस जिसका जो काम है उसको वो काम अलॉट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। अदरवाइज क्या होगा, हर बंदा हर काम करने लगे। जैसे अपन कॉलेज स्कूल में टीचर अपॉइंट करते हैं ना, प्लान क्या है कि फर्स्ट से लेकर के 12 तक की क्लास लगानी है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। उसके लिए प्लानिंग क्या है, प्राइमरी तक का टीचर अलग सेलेक्ट करो, मिडिल का अलग और हायर सेकेंडरी का अलग। अब आप प्राइमरी में जो टीचर सेलेक्ट करते हो वो किस हिसाब से सेलेक्ट होता है कि पता चला जो पहली क्लास में टीचर जा रहा है वो पूरी पहली पढ़ा रहा है, ये सॉरी एनएलयू में जो जा रहा है। लेकिन जब फर्स्ट और सेकंड फिफ्थ आती है बात, तो हिंदी का एक टीचर होता है जो 5 क्लासों में हिंदी पढ़ाता है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ गया। लेकिन वहाँ ये नहीं होता कि हिंदी का टीचर तो हम रख लिए हैं, अब वही पहली भी पढ़ाएगा वही 12वीं भी पढ़ाएगा। अगर ये होगा कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, ऐसे केसेस में क्या होगा, आपका प्रॉपर प्लान नहीं है तो फेल होना ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों करते हैं, प्रोवाइड डायरेक्शन, किसको क्या काम करना है ये बताने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। सेकंड, एस्टैब्लिश हार्मनी, मतलब शांति से दोबारी करो। ये मेरे पे नहीं है, हार्मनी मतलब बिना लड़ाई के काम करना। सुनो देवी, मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ। क्या हो गया? एक पति पत्नी जो है वो साधु जी के पास गए, बोले हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है महाराज, हम दोनों के बीच में हार्मनी कैसे रहेगी। तो पंडित जी बोले तुम्हारे स्वभाव में ही जवाब है। बोले कैसे, हार मानी, कोई एक हार मान ले तो बात खत्म हो जाए। हार्मनी मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में पीसफुलनेस अगर आप मेंटेन रखना चाहते हो तो आपके पास प्लान होना चाहिए। इसके ऊपर जो पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क प्रॉपर होगा, तो कोई एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में पीसफुलनेस मेंटेन रहेगी। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जब आप प्लान करोगे तो आपको मालूम है कि क्या क्या चीजें चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसी मैन पावर चाहिए, कैसी रिसोर्सेज चाहिए, तो वो प्लानिंग के थ्रू ही होगा। जैसे एग्जांपल वही टनल वाला ले लो दिमाग में,
कि भाई हमको मालूम है ये काम करना है, तो हम अगर पीसफुल रहेंगे, काम सही से बांटेंगे कि किसका क्या काम, तो हम प्लान कर पाएंगे कि हमको कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए। तो जस्ट सोचो, वो क्या टनल अब खुद भी खोद रहे, पाइप भी डाल रहे, साथ में उनकी एक टीम ये भी काम कर रही है कि इसकी सबसे बढ़िया मशीन यूएस में तो वो मंगाओ। तो ये कब पॉसिबल है? जब ठंडे दिमाग से सब लोग अपना अपना काम करें, कोई दूसरे को ब्लेम ना करे। 4 दिन हो गए उन लोगों ने दिखे नहीं, मर गए होंगे तो अब उस पर कर सकते हैं, पहाड़ है ऊपर से भी थोड़ी खोद सकते हैं। पता है न्यूज़ कब आई थी? दिवाली के दूसरे दिन दिवाली के दूसरे दिन। और आज क्या तो हो गया। प्लानिंग ब्रिंग्स इकोनॉमी। अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, पैसा भी आपके पास आएगा या उसमें भी पैसा लगेगा। मतलब सर पैसा वाले इकोनॉमी का मतलब ये अर्थशास्त्र यानी पैसे का खेल। शस्त्र नहीं है, शास्त्र। शस्त्र और शास्त्र में बहुत अंतर है, जैसे चिंता और चिता में बहुत अंतर है। मतलब वही है, अरे कहाँ मतलब वही है, वो चिंता कर रहे, वो चिता कर रहे, वो चिंता कर रहे मतलब चलो हमको चिता बैठा देते बोलो मैं बहुत चिता करता हूँ, बोले मतलब अरे बहुत ज्यादा जलते हो बाहर वाले लेते। अरे हमारा बिंदी तो लगा, चिता नहीं चिंता है। गाना भी है जो मैं लगाती हूँ, मेरे लिए बोलते होंगे। वो मैंने एक एग्जांपल दिया तो हिंदी वाला टीचर अक्सर देता है, एक एग्जांपल हिंदी वाला टीचर अक्सर देते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, खाली कौमा का अंतर है। क्या बोला? रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, सेंटेंस सेम है। अक्सर हिंदी के टीचर ये एग्जांपल देते हैं कि सिर्फ कॉमा का कितना इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे कॉमा लगे, तो नंबर क्यों ना घटे। एक में आदमी को छोड़ दे रहे हो, दूसरे में रोक रहे हो, कितना बड़ा अंतर आ गया, लाइन तो वही है। तो सोचो बिंदी का कितना इम्पोर्टेंस है। हिंदुस्तानी महिला के चेहरे पे बिंदी लगी है तो उसका अलग मतलब, बिंदी नहीं लगी है तो उसका अलग मतलब। सर मैं एक चीज बताऊं, तो फिर सर मैं एक चीज बताऊं, अनिल भैया बर्गर खाने गए थे, उसके ऊपर चेहरा बनाया, उस पे बिंदी लगा दी थी औरत के ऊपर। मतलब चेहरा नहीं बनाते। प्रोवाइड बेसिस फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग अगर होगी तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए एक आपके पास स्ट्रक्चर है, या कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, किसको क्या वर्क अलॉटेड है, वो तभी पॉसिबल है जब प्लान हो कि भाई मेरे को क्या काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरी रोज का एक प्लान बनता है। सुबह जब कॉलेज पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि मेरे टेबल पे एक टाइम टेबल रखा है। तो बीइंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरी सबसे पहले जिम्मेदारी है मोबाइल उठाओ, देखो भैया कौन छुट्टी में, पहला वर्क है कौन छुट्टी में। अगर एक भी बंदा छुट्टी में तो उसकी क्लासेस कब कब हो रही हैं, 6 क्लासेस लग रही हैं अगर तो उसकी कौन सी 3 क्लासेस हैं, उस क्लास के टाइम पे कौन सा टीचर खाली है जो उसकी जगह जाएगा। बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये मेरी रोज की प्लानिंग है। अब समझना, अगर मैं ये ना करूं, ये प्लानिंग ना करूं तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों फेल। कोऑपरेशन बोले मैं क्या ब्लेम करूंगा, टीचर कोऑपरेट ही नहीं करते। अरे भाई आपने कोऑर्डिनेट कब किया, आपने उनको कब बताया, आप बताते तो तब ना जब आपने प्लान किया होता कि इस टाइम पे कौन सा टीचर खाली है। अब मैं जाकर के मान लो थर्ड लेक्चर खाली गया, मैं जाके स्टाफ रूम में चिल्ला रहा हूँ क्या यार सेकंड ईयर खाली पड़ा, कोई गया क्यों नहीं, तो वो क्या बोलेंगे आपने बताया कब, आपने कोऑर्डिनेट कब किया कि फलाना व्यक्ति को वहां जाना है। तो जब प्लानिंग होगी तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों मिलेगा। आप प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर पाओगे तो आपको एम्प्लॉय का कोऑपरेशन भी मिलेगा। भाई जैसे जो ड्राइवर का इंचार्ज है हमारे यहाँ 40 ड्राइवर है, अब 2 ड्राइवर छुट्टी पे है तो बस तो 40 की 40 जाएंगी ना। अब कैसे 2 बसें निकलेंगी, नहीं उसका तरीका 40 की 40 बसें एक टाइम पे तो नहीं जा रही, अलग अलग टाइम पे जा रही है। तब क्या किया जाएगा, किया जो पहली बस का ड्राइवर निकला है वो इस टाइम पे लौट आएगा तो वो आखिरी की 39 नंबर की बस लेके निकल जाएगा। तो ये कब होगा, जब प्लान हो
और उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि कोऑपरेशन मिले। कोऑर्डिनेट करना मतलब बताना, और कोऑपरेट करना मतलब वो आपको हेल्प करेगा कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा। कोऑपरेट करना मतलब होता है एक दूसरे को उसके वर्क में हेल्प करना, सीधा सीधा एक साथ मिलकर काम करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है भाई, मैं बिजनेस स्टडी का टीचर तो हूँ या इकोनॉमिक्स का टीचर तो हूँ नहीं। अब मान लो मेरा कोई टॉपिक नहीं बन रहा लेकिन तुमको आ रहा है, तो तुमने बोला चलिए सर मैं बता देती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। कि भाई आपने कोऑपरेट कर दिया उस टॉपिक, जैसे हमारे कॉलेज में होता है, अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा टॉपिक है जिसको मुझे मालूम है कि इस टॉपिक को ये टीचर ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर रहा है, उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, तो मैं क्या करूंगा, अपना वो चैप्टर उस टीचर को दे दूंगा तो भैया 2 दिन जाकर के तुम पढ़ा दो। तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। ऐसा होता है वहाँ पे वो जगह ठीक है स्टोरी पे नहीं भाई जैसे 3 चैप्टर है, तो 3 चैप्टर ऐसे हैं जो मैं पढ़ाने के लिए बच्चे स्कूल चला जाता हूँ, बाकी चैप्टर वो टीचर पढ़ाता है। 12th के 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसको पढ़ाने के लिए वो मेरे को बुला लेते, तो मैं चलो फाइनल अकाउंट। तो इट्स डिपेंड ऑन प्लानिंग कि आप कैसे प्लान करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चलिए लेट्स टॉक टुमारो। बता